बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़िंदगी में आपकी कामयाबी, आपके अचीवमेंट्स का तल्लुक़ आपकी कोशिशों से होता है। आपको ज़िंदगी में वही मिलेगा जिसके लिए आप कोशिश करते हैं। कुरान पाक में सूरह नजम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। तो अच्छे के लिए कोशिश करें। उम्मीद है कि आपकी दुनिया व आखिरत में कामयाबी होगी। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम बायोलॉजी सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस में ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे। में हमने होम्योस्टेसिस के कंपोनेंट्स की बात की थी। उसमें एक कंपोनेंट ऑस्मो रेगुलेशन था। इस चैप्टर को 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। उन्हीं 3 कंपोनेंट्स की बेस पे पहले पोर्शन में ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्कस किया गया है, फिर इसी चैप्टर में एक्सक्रीशन को डिस्कस किया जाएगा, फिर इसमें लास्ट पोर्शन जो है वो थर्मो रेगुलेशन का है। सो आइए हम ऑस्मो रेगुलेशन से आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। इसमें मैं पहले आपको ऑस्मो रेगुलेशन की बेसिक डेफिनेशन को रिवाइज़ कर देता हूँ कि ऑस्मो रेगुलेशन दरअसल किसको कहते हैं। याद करें ज़रा, हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि ऑस्मो रेगुलेशन वर्ड को थोड़ा सा अगर एनालाइज करें तो ये वर्ड 2 डिफरेंट वर्ड्स से मिलके बना है, एक ऑस्मो और दूसरा रेगुलेशन। ऑस्मो का मतलब सल्यूट होता है और रेगुलेशन का मतलब टू कंट्रोल समथिंग होता है। असल में जब कभी भी आप सोल्यूशन की बात करते हैं तो आप इनडायरेक्टली सल्यूट और सॉल्वेंट की बात कर रहे होते हैं, और जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में सोल्यूशन की बात करते हैं उस वक्त बात और थोड़ी सी नैरो हो जाती है, एक्यूरेट हो जानी चाहिए आपके जहन में। उस वक्त सल्यूट साल्ट होते हैं और सॉल्वेंट वाटर होते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन में बेसिकली क्या किया जाता है कि इन 2 चीज़ों के दरमियान बैलेंस को बरकरार रखा जाता है, एक तवाज़ुन को बरकरार रखा जाता है। इसी अमल को तो ही ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है, यानी कि वाटर और साल्ट के दरमियान तवाज़ुन को बरकरार रखना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। सो लेट्स सी, हमने इसकी डेफिनेशन की थी कि दिस इज़ द मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस बिटवीन साल्ट एंड वाटर। तो ये डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन ऑस्मो रेगुलेशन की। अब इस टॉपिक में हमारे जो सब टॉपिक्स हैं उसमें पहला सब टॉपिक जो है वो है वाटर रिलेशन ऑफ सेल्स। पहले इस सब टॉपिक के बारे में आपको कुछ बताऊंगा कि असल में इस सब टॉपिक में ऑथर जो है वो क्या डिस्कस करना चाह रहा है। असल में इसमें ये डिस्कस होने जा रहा है कि अगर एक सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन में चेंजेस आती हैं, फ्लक्चुएशंस आती हैं, तब्दीलियां आती हैं, तो उसका सेल पे क्या असर होता है। तो अब हम सबसे पहले इस वाटर रिलेशन ऑफ सेल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए ऑस्मोसिस को रिवाइज करते हैं। ऑस्मोसिस क्या है कि जब वाटर अपनी ज़्यादा मिकदार वाले इलाके से कम मिकदार वाले इलाके की तरफ किसी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करता है तो उसको आप ऑस्मोसिस कहते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशंस टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इस डेफिनेशन को जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसको हम थोड़ा सा हायर लेवल पे डिफाइन करते हैं। आपने इसमें क्लास फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 14 में वाटर पोटेंशियल का एक टॉपिक पढ़ा था, हम उसकी बेस पे इसको डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। पहले हम ये देखते हैं कि वाटर पोटेंशियल क्या है। हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि वाटर पोटेंशियल जो है दरअसल किसी भी एरिया में वाटर की कंसंट्रेशन को, उसकी मिकदार को वाटर पोटेंशियल कहा जाता है। जितनी उसके मॉलिक्यूल्स की मिकदार ज़्यादा होगी उतना उसका यानी कि वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा काउंट किया जाएगा। और ये टर्म हमेशा कंपैरेटिवली यूज होती है, निस्बतन इस्तेमाल होती है जब हम 2 सॉल्यूशंस को कंपेयर कर रहे होते हैं। और आपने वहाँ पे ये सिंबल भी देखा होगा। अब मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, आपके लिए जाना पहचाना होगा ये सिंबल।
ये जो है ये वाई टाइप जो शेप है इसको आपने वहाँ पे आपको ये बताया गया था कि इसको साई पढ़ते हैं। सो इसको हम पोटेंशियल की मैनी में लेते हैं, हम इसको कहते हैं कि दिस इज द पोटेंशियल ऑफ वाटर। तो हमें पता चल गया कि पोटेंशियल ऑफ वाटर दरअसल क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। सो अब वाटर पोटेंशियल की बेस पे हम ऑस्मोसिस को डिफाइन करेंगे। आइए हम वाटर पोटेंशियल की बेस पे ऑस्मोसिस को डिफाइन करते हैं। इसके लिए मैं आपके सामने थोड़ी सी एलेबोरेशन करूंगा। आप इसको यूं समझें कि हमने एक एरिया में हमने दो डिफरेंट कंसंट्रेशन रीजन्स हमारे पास मौजूद हैं जिसमें वाटर पोटेंशियल में फ़र्क पाया जा रहा है, और उन दोनों को अलहदा करने वाली ये कोई और चीज़ नहीं है बल्कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ही है। अब डिफरेंस ये है कि एक एरिया में वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा है और दूसरे एरिया में वाटर का पोटेंशियल कम है। अब वाटर की मूवमेंट कैसे होगी, वेरी सिंपल कि अकॉर्डिंग टू रूल इट वुड मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये अपने हायर पोटेंशियल से अपनी ज़्यादा मिकदार से मूव करेगा कम मिकदार वाले इलाके की तरफ। और कब तक करेगा, जब तक ये दोनों पोटेंशियल जो हैं वो आपस में इक्वलाइज नहीं हो जाते, बराबर नहीं हो जाते एक दूसरे के, तब तक ये मूवमेंट होती रहेगी। इस मूवमेंट को, किस मूवमेंट को देखिए, हम ये कह रहे हैं कि दिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये क्या जा रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, और कहाँ से जा रहे हैं, फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। किसके जरिए जा रहे हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए जा रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। लेट्स सी हम इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं। हम इसको कहते हैं दिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर water potential to lower water potential। ओके, और किसके थ्रू होगी, थ्रू selectively permeable membrane। तो ये है ऑस्मोसिस। जब अगर आपको ये बात क्लियर हो चुकी है तो अब आपको अगली बातें बड़ी इजीली समझ आ जाएंगी। अब हम जो हमारा बेसिक टॉपिक था उसकी तरफ आ रहे हैं, वाटर रिलेशन ऑफ सेल्स। यानी कि एक सेल पे वाटर की कंसंट्रेशन में वेरिएशन आने से क्या असरात मरतब होते हैं, उस पर क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। लेट्स सी हमने इन इफ़ेक्ट्स को एनालाइज करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। इसमें हमने 3 बीकर लिए हैं, तीनों बीकर में हमारे पास वाटर का सॉल्यूशन, उसमें कुछ सल्यूट भी है और सॉल्वेंट वाटर है और कुछ साल्ट प्रेजेंट है। अब इसमें हमारे पास तीनों बीकर्स में जो सॉल्यूशन मौजूद है उनकी कंपोजिशन एक दूसरे से अक्सर मुख्तलिफ है, बिल्कुल डिफरेंट। जैसे पहला बीकर जो है इसमें हमारे पास सल्यूट की मिकदार जो है वो ज़्यादा है। अब अगर गौर करें, मैंने इस बीकर के नीचे लिखा है हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब होता है अबव और मोर, टॉनिक का मतलब सल्यूट में लिया जाता है। ऐसे टॉनिसिटी वर्ड आप यूज़ करते हैं जब आप वैक्यूल की बात करते हैं। सो हाइपरटोनिक ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है जो दूसरे सॉल्यूशन के मुकाबले में निस्बतन सल्यूट की मिकदार ज़्यादा रखता हो, उसको आप कहते हैं हाइपरटोनिक। अब अगर उसमें सल्यूट की मिकदार, अब देखें इसको मैं यहाँ पे आपके सामने थोड़ा सा ओपन करता हूँ इस बात को। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे सल्यूट की मिकदार ज़्यादा है
इसका मतलब है कि ये सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा तो इसमें वाटर की मिकदार डेफिनेटली कम होगी। कंसंट्रेटेड तभी बनता है जब उसमें वाटर की मिकदार कम होती, यानी कि इसके अंदर वाटर पोटेंशियल जो है वो कम होगा, इसमें वाटर पोटेंशियल कम हो। अब हम देखते हैं, हम ये सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमने ये कहा कि यहाँ पे वाटर पोटेंशियल जो है वो कम है। किसके मुकाबले में कम है? ये सेल के अंदर के सॉल्यूशन के मुकाबले में कम है। यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें कि यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कैसा है, हम कहेंगे कि यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। अब वो पिछली सिचुएशन को यहाँ पे अप्लाई करें, ऑस्मोसिस के रूल के मुताबिक यहाँ से वाटर की मूवमेंट किस तरह से होगी? डेफिनेटली, क्योंकि सेल के अंदर वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा है और बाहर कम है, तो क्या होगा? वाटर सेल से बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इट वुड आउटफ्लो, जिसको आप एक्स ऑस्मोसिस भी कहते हैं। इससे क्या होगा? सेल के अंदर वाटर की कमी हो जाएगी और ये सिकुड़ जाएगा, श्रिंकेज हो जाएगी, और एक टाइम आएगा वाटर का आउटफ्लो क्योंकि कंटिन्यूसली हो रहा है तो इसका स्केलेटन, साइटोस्केलेटन ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसकी जो प्रॉपर शेप हमें नज़र आ रही है ये ऐसी नहीं रहेगी, बल्कि इसकी जो शेप है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इट वुड like this, means what is the effect? There is shrinkage of cell, इससे सेल की श्रिंकेज हो जाएगी। अब हम आते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ, जो क्या है? हाइपोटोनिक। अब बिल्कुल उसी कंडीशन को इस पे अप्लाई कर दें, लेकिन उससे पहले आप इसका मतलब समझ लें। हाइपो का मतलब होता है बिलो, लेस। सो हाइपोटोनिक का मतलब क्या हुआ कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सल्यूट की मिकदार निस्बतन कम हो। अब उसको यहाँ पे अप्लाई करें तो हमें पता चलता है कि हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सल्यूट की मिकदार कम है और डेफिनेटली फिर यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अब हम आते हैं इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वाटर पोटेंशियल क्यों हाइपोटोनिक है तो डेफिनेटली सल्यूट कम है तो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और सेल के अंदर इसका मतलब है कि वाटर पोटेंशियल जो है वो कम होगा। सो अब ये प्रिंसिपल्स आपको बता रहा हूँ कि मूवमेंट ऑफ वाटर का प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल वही है कि वाटर मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो अब देखें कि वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा कहाँ है? वो सेल के बाहर है, तो डेफिनेटली वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से वाटर जो है वो सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, इसको एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। सो इससे क्या होगा कि सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, जिससे सेल जो है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, फूल जाएगा, जिसको हम बायोलॉजिकली कहते हैं कि सेल टर्जिड हो जाएगा। इट वुड टर्जिड। सो यहाँ पे अगर आप गौर करें, हमने कहा था कि इसमें श्रिंकेज होती है क्योंकि इससे वाटर रिमूव होता है। यहाँ पे जब उससे वाटर एंटर होता है तो उसमें सेल बिकम टर्जिड, सेल टर्जिड हो जाता है, और सेल का जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल वॉल्यूम के मुकाबले में बढ़ जाएगा, और अगर ये प्रोसेस चलता ही रहेगा सो ये सेल रप्चर हो जाएगा। आगे चलते हैं। Then there is third condition that is called isotonic। इसमें iso वर्ड का मतलब सेम होता है। So very simply ऐसे solution जिसमें comparatively सल्यूट की कंसंट्रेशन इक्वल हो, सेम हो, यानी कि जितनी कंसंट्रेशन वाटर की यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ से मुराद सल्यूट में से सॉल्वेंट में, इसमें बाहर की हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, जितना वाटर पोटेंशियल इसका है उतना ही वाटर पोटेंशियल सेल के अंदर सॉल्यूशन का है। सो अब आप सोचिए कि वाटर की मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी। सो डेफिनेटली इसमें ये मूवमेंट जो है डायरेक्शन की, जो अभी हमने बात की थी, जो रूल है
वो तो डिफरेंस ऑफ वाटर पोटेंशियल का है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस ही नहीं है, इसलिए देयर वुड बी नो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और जैसा सेल है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। अब हम हैं कि जो हम वक्त पानी में ही रहते हैं, हमेशा पानी में ही रहते हैं, समंदर में पाए जाते हैं, दरिया की तहों में पाए जाते हैं, या झीलों वगैरह पे आपको अक्सर नज़र आते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। सो हाइड्रोफाइट्स का नाम ही इसीलिए हाइड्रोफाइट्स रखा गया क्योंकि वो वाटर में पाए जाते हैं। हाइड्रो का मतलब वाटर होता है और फाइट्स का मतलब बच्चों प्लांट्स होता है। सो हाइड्रोफाइट्स आर सच प्लांट्स which lives in water reservoirs or water bodies or in water simply. So such plants which live in water. और लेक्स भी हो सकती हैं, ओशंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये प्लांट्स जो वाटर में ही सबमर्ज्ड हैं, उसके अंदर डूबे हुए हैं, उसमें ज़िंदा कैसे रहते हैं? इस तरह तो इनकी बॉडी में कंटिन्यूसली वाटर इंटर होता रहेगा। सो ये तो प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी, सेल रप्चर हो जाएंगे, बॉडी डैमेज हो जाएगी। जैसे हम कुछ देर के लिए अगर अपने हाथों को आपने देखा होगा, अगर आप वाटर में रख लें, छोटे होते हुए आपने ये एक्सपेरिमेंट शायद छोटे होते ये जस्ट फॉर फन आपने कभी किया होगा कि आप काफ़ी देर पानी में जब अपनी उंगलियों को रखते हैं तो उसके ऊपर से स्किन फट जाती है। और वो फटने की जो वजह होती है वो दरअसल यही होती है कि वाटर कंटिन्यूसली स्किन के सेल्स में जाता रहता है और वो सेल जो है वो रप्चर हो जाते हैं। सो यहाँ पे भी तो यही काम हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं हो पाता? इस प्रॉब्लम को, इस चैलेंज को फेस करने के लिए ये प्लांट्स कुछ अडॉप्टेशंस करते हैं। आइए हम उन अडॉप्टेशंस को डिस्कस करते हैं कि ये कौन कौन से अडॉप्टेशंस यानी कि इन्वायरमेंट में इसकी इन प्लांट्स की अडॉप्टेशंस की बात करते हैं कि ये प्लांट्स इस इन्वायरमेंट में अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए कौन कौन से फंक्शंस अडॉप्ट करते हैं। उसमें से बेसिक जो अडॉप्टेशन है, सबसे पहली अहम अडॉप्टेशन ये है कि इनके जो लीव्स हैं, आप पहले ये समझ लीजिए कि इनका प्रॉब्लम क्या है। इनका प्रॉब्लम फ्लडिंग ऑफ वाटर, याद रखें इनका जो प्रॉब्लम चल रहा है वो क्या है जी? फ्लडिंग ऑफ वाटर, पानी का बहाव सेल की तरफ बड़ी तेजी से होता है। अब उसको फेस करना है, पानी आ तो रहा है, अब उसको किस तरह से कंपनसेट करें। उसका सबसे आसान और सादा हल ये है कि उसको जितना ज़्यादा बॉडी से निकाला जाए उतना ही उसको कंपनसेट कर सकते हैं। लेकिन निकालने का सबसे कॉमन प्रोसीजर जो प्लांट के पास है वो ट्रांसपायरेशन है। और ट्रांसपायरेशन क्या है? ट्रांसपायरेशन दिस इज़ द एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस। प्लांट सरफेस की, उसकी सतह से पानी का वेपर्स की शक्ल में उड़ जाना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। अब ट्रांसपायरेशन जो है उसको बढ़ाने के लिए ट्रांसपायरेशन का बेसिक जो जरिया है वो लीव्स होते हैं। सो पहली अडॉप्टेशन लीव्स के साथ ही जुड़ी, किसमें जो लीव्स हैं वो ब्रॉड होते हैं, दे हैव ब्रॉड लीव्स। जब इनके लीव्स ब्रॉड होंगे, इनके लीव्स के ब्रॉड होने से क्या होगा? व्हाट वुड हैपन? उससे ये होगा कि दे हैव मोर सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और जब सरफेस एरिया बेटा बढ़ेगा तब उसका डायरेक्ट सरफेस एरिया का डायरेक्ट लिंक है ट्रांसपायरेशन के साथ, कि जैसे लीव की सरफेस एरिया बढ़ेगा साथ ही उसमें ट्रांसपायरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। सो दिस आल्सो हेल्पफुल। दूसरी बात क्या है? स्टोमेटा। अब हम हाइड्रोफाइट्स की दूसरी अडॉप्टेशन की बात करते हैं जो स्टोमेटा के मुतल्लिक। हाइड्रोफाइट्स में स्टोमेटा में दो डिफरेंट अडॉप्टेशंस पाई जाती हैं। वो क्या हैं? देखें, एक तो ये है कि इनके जो स्टोमेटा हैं
उनकी तादाद में कुछ चेंजिंग है। आम प्लांट्स की निस्बत इनमें स्टोमेटा का जो नंबर है, जो तादाद है, वो कॉमन प्लांट्स की निस्बत ज़्यादा होती है। अब जब स्टोमेटा की तादाद ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली तो उसकी वजह से क्या होगा कि ट्रांसपरेशन का रेट भी ज़्यादा होगा। नंबर 2, स्टोमेटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो दूसरी अडॉप्टेशन जो है वो इसकी लोकेशन की है कि स्टोमेटा जो है वो इन प्लांट्स में अपर सरफेस पे ज़्यादा पाए जाते हैं। वैसे आमतौर पे प्लांट्स में याद रखें स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस में पढ़ते हैं कि ज़्यादा पाए जाते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोफाइट्स। ये भी याद रखें हाइड्रोफाइट्स में अपर सरफेस पे ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपरेशन का रेट बढ़ जाता है। अब हम आते हैं दूसरी टाइप के प्लांट्स की तरफ, जिनको हम कहते हैं मेसोफाइट्स। मेसोफाइट्स जो हैं ये दरअसल ऐसे प्लांट्स हैं जिनको मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर मिलती है। मीज़ो का मतलब ही मीडियम होता है, मॉडरेट होता है। मीज़ो का मतलब होता है मॉडरेट। So such plants which have moderate supply of water, जिनको moderate supply of water मिलती है। So दरमियाने दर्जे का पानी इनको अवेलेबल है, ना ही बहुत abundant कसरत से पानी दस्तयाब है, ना ही बहुत ड्राई कंडीशंस। So मेसोफाइट्स के अंदर जो है स्टोमेटा या दूसरी अडॉप्टेशन जो हैं वो की टिपिकल अडॉप्टेशंस नहीं होती। उनमें वो नॉर्मल जो हम पॉइंट्स प्लांट स्ट्रक्चर के हिसाब से पढ़ते हैं वही पाए जाते हैं, लेकिन दो तरह की कंडीशंस इनमें आनी होती हैं। एक ड्राई कंडीशंस भी होती हैं और एक वाटर अवेलेबल कंडीशंस भी होती हैं। जब ड्राई कंडीशंस होंगी तब ये अपने स्टोमेटा को क्लोज़ कर लेंगे, और जब वाटर अवेलेबल हो जाएगा, अबंडेंट हो जाएगा, तब ये अपने स्टोमेटा को ओपन कर लेंगे ताकि वाटर को लॉस कर सकें। सो इनमें दो बातें हैं अहम। अगर हम इनकी अडॉप्टेशंस को देखें, सो इनकी अडॉप्टेशन में इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यही इनकी अडॉप्टेशंस। ठीक है। स्टोमेटा के हिसाब से इनकी अडॉप्टेशन दो तरह की स्टेट्स हो सकती हैं। एक ये हो सकता है कि स्टोमेटा को ओपन कर लें या ये स्टोमेटा को क्लोज कर लें। ओपन कब करेंगे? जब इनके पास अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर होगी। क्लोज कब करेंगे? जब इनके पास शॉर्टेज ऑफ वाटर होगी। इसकी कॉमन एग्जांपल जो है, जो हमारे प्लेन एरियाज़ में प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे कि मैंगो प्लांट्स हैं। यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स भी हम कुछ, इसकी मैंगो है और इसमें रोज़ है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस है, ये इसकी एग्जांपल्स। लेकिन यहाँ पे इसकी हाइड्रोफाइट्स की एग्जांपल भी मैं साथ ही मेंशन कर देता हूँ, वो हम इसमें स्किप कर गए। उसमें हाइड्रीला, इसकी आप एग्जांपल्स में लिख सकते हैं, या वाटर लिली, इसको उर्दू में कंवल का पौधा भी कहते हैं, कंवल का फूल भी कहा जाता है। सो आगे चलते हैं। तीसरी टाइप जो प्लांट्स की है वो है ज़ीरोफाइट्स। सो ज़ीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ड्राई कंडीशंस में रहते हैं, जिनके लिए हमेशा जो है वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है, इसीलिए इनको ज़ीरोफाइट्स कहा जाता है। ज़ीरो वर्ड जो है, इसको अगर देखा जाए, इसका मतलब ही ड्राई होता है। सो सच प्लांट्स विच फेस ड्राई कंडीशंस, जिनको ड्राई कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, ये कॉमनली कौन से प्लांट्स हैं? दीज आर डेजर्ट प्लांट्स। ये डेजर्ट प्लांट्स हैं। इसकी बहुत कॉमन मशहूर एग्जांपल जो है वो कैक्टस
या यूफोबिया, ये इसकी कॉमन सी एग्जांपल्स। अब इसमें हम इसकी कुछ अडॉप्टेशन देखेंगे, क्योंकि वाटर तो इनके पास अवेलेबल ही नहीं है, बहुत कम है। सो ये क्या करें, उसके लिए हम कुछ अडॉप्टेशंस की बात करते हैं कि ये कौन कौन सी अडॉप्टेशंस के ज़रिए वहाँ पे डेजर्ट में सरवाइव करेंगे। क्योंकि दुनिया में ऐसे डेजर्ट्स भी प्रेजेंट हैं बच्चों, जो कि यहाँ पे कई कई सालों से, मतलब अगर ये कहा जाए कि कुछ डेजर्ट्स, जैसे डेजर्ट गोबी ऐसा डेजर्ट है जैसे पिछली सेंचुरी से वहाँ पे बारिश नहीं हुई। अगर आप इसको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में इसको सर्च करें तो आपको ये क्लियर फैक्ट मिलेगा कि ऐसे डेजर्ट्स भी हैं जिसमें कई 100 साल से बारिश नहीं हुई। सब वहाँ पे प्लांट्स किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पे वेजिटेशन है ज़रूर, लेकिन वो और टाइप की है, वो इस टाइप की, इस कंडीशन की, इस तर्ज की नहीं है जैसी हम देखते हैं यहाँ पे। सो वहाँ पे उनके चैलेंज बड़ा क्लियर कट है, दैट इज़ द शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए ये प्लांट्स कौन कौन से अडॉप्टेशंस करते हैं, उसमें सबसे पहली अडॉप्टेशन जो है वो उनके लीफ सरफेस एरिया के हवाले से है। लेस लीफ सरफेस एरिया, ये इनकी बड़ा पहली अडॉप्टेशन है कि अगर जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनके पास वाटर अवेलेबल ही नहीं है या बहुत कम है, तो उनको अपनी ट्रांसपरेशन को मिनिमाइज करना है या नलीफाई करना है, बिल्कुल कम करना है। तो इनके लीव्स जो हैं वो बहुत कम सरफेस एरिया रखते हैं, और कितना कम रखते हैं, ये बेसिकली नीडल लाइक इनके लीव्स होते हैं, जिसकी वजह से उनकी ट्रांसपरेशन रेट बहुत कम हो जाता है। दूसरी बात, उसके बावजूद भी तो ट्रांसपरेशन तो होगी। नंबर 2, उनकी लीव्स के ऊपर वैक्सी क्यूटिकल लेयर होती है, दे हैव वैक्सी क्यूटिकल लेयर। सो इस बात को थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं कि क्यूटिकल लेयर जो है ये उसकी प्रोटेक्शन के लिए होती है, लेकिन वैक्सी क्यूटिकल, आमतौर पे जो क्यूटिकल है वो लिपिड्स की एक क्लास है वैक्सीज, उससे बनी होती है, इसलिए हम इसे वैक्सी क्यूटिकल कहते हैं। और वैक्सीज जो है ये हाइड्रोफोबिक है, ये वाटर को सरफेस पे आने ही नहीं देते। सो वाटर जो है ये वाटर को रिपेल करते हैं, सरफेस पे प्रेजेंट है तो वाटर को डिप्रेस करके रखें, सरफेस पे आने ही नहीं देंगे। सो जिससे जो है वो ट्रांसपरेशन, जितना वाटर सरफेस से दूर रहेगा उतनी ट्रांसपरेशन कम होगी। नंबर 3, अडॉप्टेशन रिगार्डिंग ज़ीरोफाइट्स के हवाले से तीसरी अडॉप्टेशन देखी जाए, इसमें कुछ सकुलेंट ऑर्गन्स होते हैं, इसमें कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी होते हैं कि जो कि क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं, उनको हम कहते हैं सकुलेंट ऑर्गन्स। ओके, वाटर स्टोरेज। इसमें अक्सर जो है उनके जो स्टेम्स होते हैं वो वाटर स्टोरेज ऑर्गन्स के तौर पे एक्ट करते हैं, कई सालों तक वाटर को अपने अंदर स्टोर रखते हैं। इसमें पेरन कायमा टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो ये काम कर रहे हैं, पेरन कायमा टिश्यूज, दोज हेल्प इन वाटर स्टोरेज, जो वाटर स्टोरेज में हेल्प करते हैं। नंबर 4 अडॉप्टेशन, दैट इज ऑफ ज़ीरोफाइट्स। जो ज़ीरोफाइट्स इस चैलेंज को पूरा करने के लिए करते हैं ताकि वाटर लॉस कम से कम हो, उनमें स्टोमेटा की बात करते हैं। नंबर 4, देयर स्टोमेटा। स्टोमेटा के लिहाज से इसमें काफ़ी अडॉप्टेशंस हैं। अब हम इसकी 4th अडॉप्टेशन स्टोमेटा की बात करते हैं कि ज़ीरोफाइट्स में नहीं नजर आने में। अब हम इसकी 4th अडॉप्टेशन स्टोमेटा की बात करते हैं कि स्टोमेटा जो है, क्योंकि यही तो बेसिक साइट है यहाँ से ट्रांसपरेशन होनी है, इसी को मॉडिफाई करने से ये ट्रांसपरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सो कैसे करते हैं, लेट्स सी। आमतौर पे इनके स्टोमेटा में
इनके स्टोमेटा की जो लोकेशन होती है इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं डिफरेंट ऑप्टेशंस में, ताकि आपको इसको याद रखना इजी हो जाए। इसमें पहली बात ये होती है कि इनके स्टोमेटा जो हैं दोज आर प्रेजेंट इन डिप्रेशंस। इनके जो स्टोमेटा हैं वो डिप्रेशन में प्रेजेंट है, डिप्रेशंस में, यानी कि इनकी सरफेस जो है प्लेन नहीं होती, उसमें डिप्रेशंस बने होते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये अगर वो एक लीफ है और ये उसमें डिप्रेशंस बने होते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक डिप्रेशंस, उन डिप्रेशंस के अंदर ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं। सो इसलिए जो है वो एयर कम से कम इसके कांटेक्ट में आती है। नंबर टू, ये जो स्टोमेटा हैं ये तादाद में भी कम होते हैं, लेस इन नंबर, तादाद में भी कम। सो जितने स्टोमेटा कम होंगे उतनी ट्रांसपिरेशन कम होगी। नंबर 3, स्टोमेटा लोअर सरफेस पे प्रेजेंट, लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट। जैसे कि हाइड्रोफाइट्स में अपर में थे तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस करते थे, ये लोअर एपिडर्मिस में होंगे और डिप्रेशन में होंगे, सो कम से कम ये वाटर को लॉस होने देंगे। वाटर की जो ट्रांसपिरेशन है उसको रेस्ट्रिक्ट करके रखेंगे, लिमिट में रखेंगे, कम से कम होने देंगे। इस तरह जो है वो ज़ीरोफाइट्स आमतौर पर इस कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं। अल्लाह भी कह दीजिए कि अल्लाह भी कह दो वो कर दे सीधा हो जाए, मैं इदा हो गया। तो अज़ीज़ तलबा व तालबात, ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि ऑस्मो रेगुलेशन के मतलब था। उम्मीद है आपको इसमें कंसेप्ट्स और डिस्कशंस क्लियर हुई होंगी। अगर उसके बावजूद आपके कुछ क्वेश्चंस या कन्फ्यूजन्स हों तो उसको ज़रूर पूछिए, मैं बड़ी खुशी होगी आपके सवालों के जवाब देकर। अल्लाह हाफ़िज़।